हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 to 11 करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, आंचल हैज़ 18 मीटर ऑफ रिबन। आंचल के पास जो रिबन है वो 18 मीटर का एक रिबन है। सी वांट्स टू कट इट इनटू पीसेस, टू पीसेस सच दैट द लेंथ ऑफ वन पीस इज 4 मीटर लॉन्गर देन दी अदर। अब देखो इसको क्या करना है, आंचल के पास जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, मान लो ये इसके पास एक रिबन दे रखा है और इस रिबन की जो लेंथ है ना वो कितनी दे रखी है, 18 मीटर। अब उसको ना इस रिबन को दो पार्ट में कट करना है। ठीक है, तो मान लो पहला पार्ट ये हो जाएगा इतना और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। अब क्या बोला है इसने कि किस तरीके से कट करना है कि इफ़ यहाँ पे देखो सच डेट लेंथ ऑफ वन पीस इज 4 मीटर लॉन्गर देन दी अदर। क्या बोल रखा है कि जो एक पीस की लेंथ है दूसरे से क्या होनी चाहिए, 4 मीटर ज़्यादा। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर पहले वाला पीस मान लो ये x मीटर का है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेकंड पीस है वो x+4 मीटर का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 4 मीटर ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लिया लेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ वन पीस, कि जो दो पीस बनाए हैं इस रिबन के उसमें से एक का लेंथ क्या है, x है, x क्या मीटर है। तो जो लेंथ आएगा अदर पीस का, दूसरे पीस का, देन लेंथ ऑफ अदर पीस इज, ये कितना हो जाएगा, x+4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो इस रिबन की जो टोटल लेंथ गिवन है, टोटल लेंथ कितना गिवन था, ये 18 मीटर गिवन था ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस दो पीस बनाए गए हैं x एंड x+4, इन दोनों का सम 18 के बराबर तो हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यही तो कह सकते हैं भाई इन दोनों का सम जो होगा, ये जो दो पीस बने हैं इन दोनों पीस की लेंथ भी क्या होगी, जो टोटल लेंथ थी रिबन की उसके बराबर ही। तो x+x+4 इज इक्वल टू कितना, 18। अब ये x वेरिएबल है तो ये 2x+4 इज इक्वल टू 18 बन जाएगा। 4 कांस्टेंट है, उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो उधर जाके साइन क्या होगा, चेंज का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ से 2x कितना आ गया, 18 - 4 14। तो x कितना आ गया, 14/2, इसका मतलब 7। ठीक है, तो x की वैल्यू 7 आ गई। दूसरा पार्ट क्या था इसका, दूसरे पार्ट की लेंथ x+4 थी, तो ये आ जाएगा 7+4 इज इक्वल टू 11। मतलब कि पहले वाले की अगर लेंथ 7 मीटर तो दूसरे की क्या आ गई, 11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे लेंथ ऑफ टू पीसेस, ये दो पीस बने हैं इनकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ टू पीसेस आर, एक का 7 मीटर एंड दूसरे का 11 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इन अ फैमिली द कंजप्शन ऑफ व्हीट टू डेट ऑफ राइस इज इन द रेशियो ऑफ 3:1। देखो हमें क्या बोल रखा है, एक फैमिली के अंदर व्हीट और राइस का रेशियो दे रखा है। ठीक है, वो कितना रेशियो है कि जो कंजप्शन होता है, जो वहाँ पे यूज़ होता है व्हीट एंड राइस का रेशियो, वो किस रेशियो में यूज़ हो रहा है, 3:1। अब पहली बात तो यहाँ पे रेशियो का मतलब समझ लो कि ये क्या कहना चाह रहा है, 3:1। देखो 3:1 का मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर वो फैमिली राइस 1 kg यूज़ कर रही है तो व्हीट 3 kg यूज़ कर रही होगी। ठीक है, अगर वो फैमिली राइस 2 kg यूज़ कर रही है तो व्हीट 6 kg यूज़ हो रखा होगा। मतलब कि ये 1 है, अगर 1 का राइस क्या होता है, 1 का डबल हो जाए 2, तो ये क्या हो जाएगा, व्हीट 3 का डबल 6 हो जाएगा। अगर ये 1 का 3 टाइम्स हो जाए 3 kg, तो ये अपने आप में क्या होगा, 9 kg। मतलब समझ में आ गया कि 1 kg राइस पर 3 kg व्हीट यूज़ करती है, बात ये है। तो 2 kg राइस पर व्हीट कितना होगा, 6 kg। 3 kg राइस पर व्हीट कितना होने वाला है, 9 kg। तो रेशियो का मतलब तो यहाँ पे ये गिवन है। अब उसने ये बता देगा कि जो टोटल कंजप्शन हो रहा है, जो टोटल कंजप्शन हो रहा है सीरियल का, सीरियल से मतलब क्या है उसका, कि व्हीट एंड राइस का जो टोटल कंजप्शन हो रहा है वो हमें कितना दे रखा है, 28 kg दे रखा है। अगर टोटल कंजप्शन 28 kg हो रखा है तो हमें ये बताना है कि उसमें से कितना व्हीट यूज़ हुआ और कितना कंजप्शन राइस का हुआ। ठीक है, तो मान लो लेट कर लेते हैं, लेट कंजप्शन ऑफ राइस एंड कंजप्शन ऑफ व्हीट, देखो दोनों का रेशियो हमें 3:1 दे रखा है। तो हम मान लेंगे कि मान लो व्हीट हमारा 3x यूज़ हुआ है तो राइस हमारा क्या हो जाएगा, 1x।
तो अगर राइस 1x है तो व्हीट का कितना कंजप्शन हुआ, 3x यूज हुआ। मतलब जो रेशियो दे रखा था उसका ही हमने एक मल्टीप्लायर मान लिया, वेरिएबल x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्योंकि अभी बताया था मैंने कि रेशियो में जिस नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा उसी नंबर से ये भी मल्टीप्लाई होगा। अब ऐसे तो हम नहीं बता सकते भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आ जाए। ठीक है, तो हमने इसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया x से, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो राइस 1x आ गया और व्हीट 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल कंजप्शन था वो 28 kg है ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि 3x प्लस 1x इज इक्वल टू कितना 28। 3x प्लस 1x करेंगे तो 4x इज इक्वल टू कितना 28, और यहाँ से अगर x निकाला जाए तो 4 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज होने पर डिवाइड में आएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो अगर x 7 आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो कंजप्शन ऑफ व्हीट आया, सॉरी कंजप्शन ऑफ राइस, तो राइस क्या था हमारे पास 1x था और x की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 kg आ जाएगा। ठीक है, और कंजप्शन ऑफ व्हीट कितना, कंजप्शन ऑफ व्हीट हमने क्या माना था 3x, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 इंटू 3 कितना 21 kg। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, अ पर्स कंटेन 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स। देखो एक पर्स में कॉइन्स रखे हुए हैं और वो जो कॉइन्स है वो जो सिक्के हैं, एक तो 25 पैसे के सिक्के हैं, दूसरे 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है ना, अब आगे लिखा है नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, कि जो 25 पैसे वाले कॉइन्स है ना, जितने उसमें 50 पैसे वाले कॉइन रखे गए हैं उसके डबल दे रखे हैं, वो ट्रिपल दे रखे हैं 3 टाइम्स। तो मान लेते हैं लेट, मान लो नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, कि जो 50 पैसे वाले कॉइन हैं वो कितने दे रखे हैं x है। तो अगर नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन इज इक्वल टू कितना, उसके 3 गुना हो जाएगा 3x। ठीक है, अब ये तो आ गई भाई कॉइन्स की बात हमने कर ली कि 50 पैसे के सिक्के x है, 25 पैसे वाले सिक्के 3x हुए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन आगे देखो यहाँ पे हमें टोटल मनी दे रखा है कि जो टोटल मनी बना इन सभी सिक्कों को मिला करके वो टोटल मनी कितना बना ₹50। अब बात ये है ये ₹50 कैसे आएगा भाई, ये बताओ। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मेरे पास 5 रुपये के मान लो 10 सिक्के, तो अगर 5-5 रुपये के 10 सिक्के, तो मैं उस रुपीज़ का एक जो कॉइन है उसके अमाउंट को मल्टीप्लाई करूँगा, तब जाके मुझे टोटल अमाउंट पता चलेगा ना कि मेरे पास 50 रुपये है। तो कितने सिक्के थे 10, और उस एक सिक्के का अमाउंट कितना है, वैल्यू कितना है 5 रुपीज़, तो 5 गुना 10 करके 50 आया ना। तो मुझे यहाँ पे भी अब ऐसे ही करना पड़ेगा, टोटल मनी कैसे बनेगा। ठीक है, टोटल मनी बनाने के लिए ये बताओ 50 पैसे वाले जो कॉइन हैं, अगर 50 पैसे वाले कॉइन एक्स है तो 50 पैसे कॉइन से जो अमाउंट बनने वाला है वो कितना होगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो टोटल मनी 50 रुपये, टोटल मनी कैसे आया होगा कि कुछ अमाउंट 50 पैसे को मिलकर के आया होगा, कुछ अमाउंट 25 पैसे वाले कॉइन से बनाया होगा। तो 50 पैसे कॉइन से कितना अमाउंट बनेगा, x इंटू 50 पैसा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी भाई। जैसे मेरे पास 5-5 रुपये के 10 सिक्के थे, तो 10 गुना 5 करके ही तो टोटल 50 रुपये आएगा। तो उस कॉइन को, जो नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो x को मल्टीप्लाई कर दिया 50 पैसे से, तो ये कौन सा अमाउंट है जो 50 पैसे से मिलेगा। ऐसे 25 पैसे के कितने कॉइन 3x, तो 3x को मल्टीप्लाई कर दे रहे किससे 25 पैसे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3x इंटू 25 इज इक्वल टू किसके ₹50 के बराबर होने वाला है। अब ध्यान दो, ये यहाँ पे पैसा है ना और इधर चल रहा है रुपीज़, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना कि इस पैसे को भी रुपीज़ में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर दे रहे हैं 50 पैसे का मतलब क्या हो गया भाई 50/100, तो ये रुपीज़ बन गया। ऐसे ही ये 3x था,
इंटू 25, 25 पैसा है ना, तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूँ तो ये रुपीज़ बन गया, इज़ इक्वल टू ₹50। अब इक्वेशन दोनों तरफ बैलेंस हो चुकी है, क्योंकि इधर भी रुपीज़ की बात चल रही है, उधर भी रुपीज़ की बात चल रही है। तो सिंपल अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 50 को मैं लिखता हूँ, इसको 50 से कैंसिल करूँगा तो ये बन जाएगा x/2, और इसको 25 से 4 बार जाएगा तो ये बन जाएगा 3x/4 इज इक्वल टू कितना, 50। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई, 4 आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x बन जाएगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 3x है तो 3x बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 50। ठीक है, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 50। और अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देन x इज इक्वल टू, जो न्यूमेटर में साइड चेंज होने पर वो कहाँ चला जाएगा, डेनोमीटर में चला जाएगा, और डेनोमीटर वाला साइड चेंज होने पर न्यूमेटर में। 5 से 10 टाइम्स तो 10 4 जा कितना, 40। ठीक है, तो x तो आ गया हमारे पास 40। अब देखो ये तो x आया ना, तो 3x कितना आएगा। अब पूछा क्या था इसमें कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, तो अगर x 40 तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन। तो ये हमने क्या माना था, x माना था, इसका मतलब ये तो आ गए 40 कॉइन्स। ठीक है, और ऐसे ही नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, तो ये क्या थे हमारे 3x, और x की वैल्यू 40, तो 3 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 120। तो 50 पैसे वाले कितने सिक्के, 40, और 25 पैसे वाले कितने सिक्के, 120। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इसका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है द न्यूमेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डेनोमीटर। देखो पहले वाली लाइन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो उस फ्रैक्शन का जो न्यूमेटर है वो डेनोमीटर से क्या है, 6 लेस है। मान लो डेनोमीटर जो है अकॉर्डिंग टू, अगर हम मान ले रहे हैं कि जो डेनोमीटर है इस फ्रैक्शन का वो x है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हुआ ना कि इस फ्रैक्शन का जो न्यूमेटर वाला पार्ट है वो इस डेनोमीटर वाले पार्ट से 6 कम हो गया, मतलब कि -6 हो गया। तो डेनोमीटर अगर x तो न्यूमेटर कितना, x -6। तो देयरफॉर क्या मैं फ्रैक्शन को क्या लिख सकता हूँ भाई, फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, न्यूमेटर वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और डेनोमीटर वाला पार्ट नीचे, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन गया, x -6/x। अब देखो आगे क्या हुआ, ये तो हमारा ओरिजिनल केस हो गया। अब आगे क्या हुआ, इफ 3 इज एडेड टू न्यूमेटर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि फ्रैक्शन हमारे पास था क्या, x -6/x। बोला गया इफ 3 इज एडेड टू न्यूमेटर, कि जैसे ही मैंने इसके न्यूमेटर में 3 ऐड किया तो जो फ्रैक्शन है वो चेंज हो गया और वो किसके बराबर हो गया, 2/3। भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन x -6/x आया। अब मैं अगर इसके न्यूमेटर और डेनोमीटर को थोड़ा बहुत भी चेंज करूंगा तो मेरा पूरा फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यूमेटर में 3 ऐड कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल कर दिया, न्यूमेटर में 3 ऐड। तो जैसे ही यहाँ पे 3 ऐड किया गया तो ये किसके बराबर बन गया, 2/3। अब यहाँ पे ये एक इक्वेशन बन गई और यहाँ से क्या करेंगे, हम x का वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही x का वैल्यू आएगा हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा -6 + 3। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 - 3 करेंगे 3, लेकिन माइनस वाला जाता है तो माइनस का साइन, तो x -3/x इज इक्वल टू कितना, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई x -3 में हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई x में 2x। ब्रैकेट के बाद 3 है तो 3 अंदर जाके सभी के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये 3x - 9 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। 2x इधर आएगा तो 3x - 2x इज इक्वल टू कितना, 9। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। अब देखो अगर इस x इक्वल टू 9 को हम ओरिजिनल फ्रैक्शन जो आया था x -6 यहाँ पे पुट कर दें, तो जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो कितना था हमारे पास, x -6/x। x कितना है, 9, तो 9 - 6/9। 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3/9, और 3/9 का मतलब 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो 1/3। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया इसका 1/3। तो सॉल्यूशन में 3/9 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो ऊपर नीचे डिविजिबल है ना, तो इसको 1/3 भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही आंसर हमारे सही होंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 फिर से कंजिक्यूटिव वाले नंबर पे ही बेस्ड है। बोला गया था सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स। अब किसकी बात चल रही है? इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स अगर पढ़ा हो कि 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं? ऐसे नेगेटिव में -1 -2 -3, ये सब क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। सब क्या है? हमारे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। नेचुरल नंबर में क्या आता है? सिर्फ पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव नहीं आते, ठीक है। तो इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर को लेकर देख लो, डिफरेंस हमारा 1 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 36। तो लेट, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, मान लो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, एक x है तो दूसरा x+1, तीसरा क्या होगा? x+2। 1 1 ऐड करते जाओ, 3 इंटीजर्स आ गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ये जो 3 इंटीजर्स हमारे आए हैं, इन तीनों का सम कितना दे रखा है? हमें 36 दे रखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो अगर इन तीनों इंटीजर्स का सम 36 है, तो इन इंटीजर्स की वैल्यू क्या है वो बतानी है। देखो x x x तीनों मिलकर क्या बन जाएगा? 3x बन जाएगा। 1 + 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना? 36। यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना आएगा? 36 प्लस 3 है, साइड चेंज होगा, माइनस में जाएगा तो माइनस का 3 बन चुका। देन 3x इज इक्वल टू कितना आ गया? 33। और अगर x फाइंड किया जाए तो ये 33/3 मतलब कि 11 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 11। तो देखो पहला इंटीजर क्या था? x, दूसरा इंटीजर क्या है? x+1, तो 11 + 1 करेंगे 12 आ जाएगा। थर्ड इंटीजर क्या माना था? x+2, तो 11 + 2 करेंगे 13 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 11 12 एंड 13, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 7.3 भी खत्म हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।